तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, मैं सुमित शिवरान। एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात की 6th वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। फिर कहा 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 5:4 होगा। तो वर्तमान में अमित की उम्र कितनी है? देखो भाई, आज अगर अमित वैभव से 5 वर्ष बड़ा है तो 4 वर्ष के बाद भी वो उससे 5 वर्ष ही बड़ा होगा। तो ये अमित और ये वैभव कहा है भाई 4 वर्ष के बाद उनकी उम्रों का अनुपात 5:4 होगा। तो इस टाइम पे भी अमित जो है वो वैभव से 5 साल बड़ा होगा, क्योंकि आज भी वो वर्तमान में उससे 5 वर्ष बड़ा है। तो देखो भाई 5 और 4 में अंतर कितने का? 1 का। भाई इस डाटा के हिसाब से तो अमित वैभव से 1 बड़ा है, लेकिन वो कह रहा है 1 नहीं भाई 5 वर्ष। ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 5 वर्ष को। कितना गुना? 5 गुना। तो मैं अमित भी कहूंगा 5 नहीं 5 का 5 गुना यानी 25 वर्ष का होगा। और वैभव 4 नहीं 4 का 5 गुना 20 वर्ष का होगा। ठीक है, ये कब होगा? ये सारी चीजें होंगी 4 वर्ष के बाद का अनुपात दिया था उसने, तो 4 वर्ष के बाद ही ऐसे होंगे। तो आज ये 4 साल छोटे हैं। मैं कहूंगा अमित 21 का है और वैभव 16 का है, दोनों 4 साल छोटे हैं। तो उसने यही पूछी है वर्तमान में अमित की उम्र वर्षों में कितनी है। भाई वर्तमान में अमित 21 वर्ष का है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। एक डिब्बे में 5 रुपए, 2 रुपए तथा 1 रुपए के सिक्के हैं तथा उनके मूल्य क्रमशः 15:4:2 के अनुपात में है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 112 है तो डिब्बे में 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? देखो भाई 3 प्रकार के सिक्के हैं। एक तो ये 5-5 के, एक ये 2-2 के और एक ये 1-1 के। ठीक है, तो देखो उनके जो मूल्य है वो निर्भर करेगा इस बात पे कि भाई कितने कितने सिक्के थे। जैसे जैसे सिक्कों की संख्या बढ़ेगी भाई उनका मूल्य बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया यहाँ पे कुछ संख्या लिखता मैं इनकी, भाई इनकी संख्या इतनी इतनी इतनी, जो कि फिलहाल मुझे पता नहीं, खाली छोड़ दिया। तो उसके बाद उसने बोला जो इनके मूल्य हैं उसका अनुपात आपको दे दिया। भाई अगर 5-5 के सिक्कों से जो पैसे बने सारे उसका मूल्य 15 है तो 2-2 के सिक्कों वालों का मूल्य 4 होगा और 1-1 के सिक्कों वालों का मूल्य 2 होगा। उसने आपको डाटा दिया है। ठीक है, ये हो गया सिक्का। तो भाई 5-5 के सिक्के कितने हों कि भाई मूल्य 15 बन जाए? भाई मैं कहूंगा 3 सिक्के होने जरूरी है, 15/3। तो ये जगह खाली थी, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। अगर 3 सिक्के हों 5-5 के तो 15 रुपए बन गए। तो भाई 2-2 के कितने सिक्के हों कि 4 रुपए बन जाए? मैं कहूंगा 4/2। कितना आ गया? 2। 1-1 के कितने सिक्के हों कि भाई 2 रुपए मूल्य बन जाए? भाई 2। भाई 2/1 कितना होता है? 2। तो यानी कि इनकी जो संख्याओं का अनुपात था वो 3:2:2 था। ठीक है, कि अगर 5-5 के 3 सिक्के हैं तो 2-2 के 2 सिक्के होंगे और 1-1 के भी 2 सिक्के होंगे। लेकिन उसने आपको दिया कि सिक्कों की कुल संख्या 112 है। आपकी कुल संख्या कितनी आ रही है? 3 और 2 और 2 कितना हो गया भाई? 7। तो आपके जो ये 7 आ रहे हैं वो कह रहे हैं 7 नहीं भाई 112 है। कितना गुना? 16 गुना। ठीक है, तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि भाई 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। आपके हिसाब से 2 रुपए के 2 सिक्के थे, लेकिन वो कहेगा भाई 16 गुना ज्यादा है चीजें। तो 2 का 16 गुना कितना भाई? 32। सो ऑप्शन ए 32 इज द राइट आंसर। ठीक है, 2-2 के 32 सिक्के हैं, 1-1 के भी 32 सिक्के हैं और 5-5 के 48 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, 5-5 के 48 सिक्के, 2-2 के 32 सिक्के और 1-1 के भी 32 सिक्के। तो इनके मूल्यों का जो अनुपात होगा वो आपस में आपको मिलेगा 15:4:2। चलिए भाई नेक्स्ट। 3400 रुपए को ABCD में इस प्रकार विभाजित करना है कि A और B के भागों, B और C के भागों, C और D के भागों के क्रमशः ये अनुपात रहेंगे। तो B और D के भागों का योग कितना है? कुछ नहीं, बस सिंपली प्रोसीड करो भाई। A, B, C और D। आपको कह रहा है A और B के भाग 2:3 में है, B और C के भाग 4:3 में है, C और D के भाग 2:3 में है। ठीक है, तो ऐसे आप इन सबका अनुपात निकाल सकते हो एक बार में। ये जगह खाली है यहाँ पे 4 लिखो, ये जगह खाली है यहाँ पे 2-2 लिखो, ये जगह खाली है यहाँ पे 3
और यहाँ पे भी 3 3। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? इसके जस्ट लेफ्ट में या राइट में जो है आपको वही लिखना होता है। तो मल्टीप्लाई कर लो भाई, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 3 तिया 9, दूनी 18, और ये हो गया आपका 27। ठीक है, तो देखो ये टोटल कितना बन रहा है आपका? ये तो कुछ कट रहा है किसी से? नहीं कट रहा। इनको जोड़ लो, 10 20 30 40 50 60 70 85 बन गया। ठीक है, तो उसने आपसे पूछा क्या है, बी और डी के भागों का योग कितना होगा? भाई बी को 24 और डी को कितना? 27। 24 और 27 कितना भाई? 51। यानी बी और डी को मिलके 51 मिलेगा, जब कुल कितना होगा? 85 होगा। ठीक है, लेकिन कुल कह रहा है 85 नहीं है भाई, 3400 है। तो इसको गुणा कर दो 3400 से, तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। 17 से काट लो, 17 पंजे और ये 17 तिये, 5 इसको काट देगा 680 पे। अब 680 का 3 गुना 2040। सो ऑप्शन ए 2040 इज द राइट आंसर, कि भाई 3400 में से बी और डी का जो भागों का योग है वो 2040 है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात आपको दे दिया। यदि सी को बी से 2100 ज्यादा मिलता है तो एक का वेतन बताएं। ठीक है, देखो भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी, वेतन 3 अनुपात 2 अनुपात 9 में। कह रहा है भाई सी को बी से 2100 ज्यादा, हम देख रहे हैं भाई सी को कितना ज्यादा मिल रहा है? बी से 7। वो कह रहा है 7 नहीं भाई 2100, कितना गुना? 300 गुना। तो कह रहा है भाई ए का वेतन बताएं, तो ए का वेतन भी 3 नहीं, 3 का 300 गुना हो जाएगा भाई कितना? 900। सो ऑप्शन ए 900 इज द राइट आंसर। चलो भाई आगे बढ़ो नेक्स्ट। 117 रुपए को पी क्यू आर में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटना था, और गलती से 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में बांट दिया, तो इसमें से किसको लाभ मिला? ये पूछ रहे हैं। देखो भाई, पी अनुपात क्यू अनुपात आर, भाई बांटना कैसे था? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 ऐसे बांटना था। इसको अच्छे से लिख लो, 2 3 और 4 का एलसीएम कितना भाई? 12। इन तीनों को 12 से गुणा कर दो, तो इसको भी 12 से गुणा, इसको भी 12 से गुणा, इसको भी 12 से गुणा। कितना मिल गया भाई आपको? 6 अनुपात 4 अनुपात 3, यानी 6 अनुपात 4 अनुपात 3 में बांटना था, और गलती से बांट कैसे दिया भाई? 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में बांट दिया। ठीक है, बांटना ऐसे था लेकिन बांट ऐसे दिया। तो देखो भाई, पहले आप इसका टोटल करो, 6 4 और 3 कितना हो गया भाई? 13। ठीक है, और यहाँ पे 2 3 और 4 कितना हो गया भाई? 9। पहले तो इनको बराबर कर लो, ऊपर वालों का जोड़ तो 13 आ रहा है, नीचे वालों का जोड़ 9 आ रहा है। तो 13 और 9 बराबर कब होंगे? जब मैं 13 को 9 से गुणा कर दूं और 9 को 13 से गुणा कर दूं। तो इसको 9 से गुणा कर दो ऊपर वाले को, नीचे वाले को 13 से गुणा कर दो। 9 से गुणा करोगे तो 9 छिके 54, 9 चौके 36, 9 तिया 27। 13 से गुणा किया, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52। ठीक है, अब चीजें ठीक लग रही है। अब देखो भाई, इनका योग 117 हो गया दोनों का, यानी पी को मिलने थे 54 रुपए और मिले कितने? 26, घाटे में गया पी। क्यू को मिलने थे 36, मिले कितने? 39, क्यू को फायदा हो गया। पी को मिलने थे 27 और मिले कितने? 52, आर को, तो आर को भी फायदा हो गया। यानी क्यू और आर दोनों को फायदा है, तो मैं कहूंगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर वो आपसे पूछता कितने का फायदा है, तो आप कहोगे क्यू को 3 रुपए का फायदा और आर को 25 रुपए का फायदा। ठीक है, अगर ऐसा पूछता तो आप बता सकते थे। चलिए भाई नेक्स्ट। 5:6 के अनुपात में अपनी पूंजियां लगाकर ए और बी कोई साझा व्यापार आरंभ करते हैं। 8 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी हटा ली और उनके लाभांश 5:9 में बांटे गए। तो देखो, जो प्रॉफिट होता है पूरे साल के एंड में, वो किस बात पर निर्भर करेगा? आपकी पूंजी कितने समय के लिए थी, इस बात पे। यानी कि आपकी पूंजी पे भी निर्भर करेगा और समय पे भी निर्भर करेगा। यानी कि पूंजी गुणा में समय, ये डिसाइड करेगा कि आपको लाभ कितना मिलेगा। तो भाई ए और बी, इन्होंने पूंजी लगाई 5:6 में। मैंने मान लिया इसने 5x रुपए लगाई, इसने 6x लगाए। तो भाई उसके बाद कह रहा है 8 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी हटा ली, तो ए ने तो 8 महीने तक पूरी रखी, तो 5x गुणा में 8 कितना हो गया भाई? 40x। और कह रहा है भाई बी ने पता नहीं कितने टाइम तक रखी, ये आपसे पूछा गया है। तो मैंने मान ली भाई बी ने ये पैसा रखा, चलो इसको x लगाने की भी जरूरत नहीं थी, आप 5:6 मान लो। ए ने रखी 8
महीनों के लिए। तो भाई कितना, 40 यूनिट। बी ने मैंने मान ली x महीने के लिए रखी, तो कितना भाई 6x यूनिट। तो इनका जो लाभ का अनुपात होगा वो भी 40:6x में होगा। लेकिन आपको सवाल में दिया है उन्हें लाभ किस अनुपात में मिला भाई, 5:9 में। तो मैं कहूंगा 40/6x जो है वो 5:9 है। ठीक है भाई, आपका जो लाभ मिलेगा वो किस बात पर निर्भर करेगा, जो पूंजी लगाई थी और जितने समय के लिए लगाई थी, यानी पूंजी गुणा में समय, इस चीज पे निर्भर करेगा लाभ। तो ये है भाई पूंजी जो 5:6 में थी, और ये था समय जो कि 8:x था। भाई एक ने 8 महीने के लिए और बी ने x महीने के लिए पैसा लगाया। तो यहां से सॉल्व कर लो, 5 इस 40 को काट देगा 8 पे, तो x कितना मिल जाएगा मुझे भाई 72/6 यानी 12। यानी कि बी ने 12 महीने के लिए अपनी पूंजी लगाई थी। तो पूछा क्या है, बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई थी, ऑप्शन डी 12 महीने इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, 68,000 को ए बी और सी में, भाई ये 3 अनुपात दिए हुए हैं, इसमें बांटा जाना है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर क्या होगा। देखो भाई ए बी और सी अनुपात दिया है 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16। ठीक है, अब देखो बटे वटे में जो चीजें अपने को ऐसे मुक्ति चाहिए, तो 1/2 1/4 और 5/16, तो नीचे 2 4 और 16 है। तो इन तीनों को किसी ऐसी संख्या से गुणा करो जो 2 के 4 के और 16 के तीनों के पहाड़े में है। तो इनका एलसीएम 16 ही ऐसी संख्या है जो 2 से भी कटेगी, 4 से भी और 16 से भी। तो इन तीनों को मैं 16 से गुणा कर देता हूं, चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। कितना मिल गया भाई 8, ये कितना हो गया 4 और ये हो गया 5, यानी 8:4:5 में बटेगा ए बी और सी को ये पैसा। फिर पूछा क्या सबसे बड़े और सबसे छोटे के भागों का अंतर क्या होगा। सबसे बड़ा है 8, सबसे छोटा है 4, तो अंतर कितना हो गया भाई 4 का। 4 का अंतर कितने में, 8 और 4 12, 12 और 5 17, यानी जब टोटल 17 थे तो अंतर कितने का था 4 का, यानी कि 4/17 अंतर है। लेकिन किसका भाई 68,000 का। तो मैं इसको गुणा कर दूंगा 68,000 से, 17 इसको काट देगा 4 पे, 4,000, तो 4 गुणा में 4,000 कितना भाई 16,000। ऑप्शन डी 16,000 इज द राइट आंसर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, 900 रुपए को ए बी और सी में बांटा जाए और उनमें बंटवारा इस प्रकार हो कि ए की राशि का 1/2 बराबर हो बी की राशि का 1/3 और ये बराबर हो सी की राशि का 1/4। तो यानी कि भाई ए बी और सी को किस अनुपात में मिलेगा भाई 2:3:4 में पैसा मिलेगा ये। ठीक है, 2 3 और 4 कितने हो गया भाई 9, लेकिन ये कह रहे हैं 9 नहीं 900 था, 100 गुना ज्यादा। तो यानी ए को 200, बी को 300 और सी को 400 रुपए मिलेंगे, वही आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, कहाँ है 200 300 400, ये रहा ऑप्शन सी भाई। ठीक है, ए को 200, बी को 300 और सी को 400 रुपए। चलिए भाई नेक्स्ट, ए बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला और सी को 5,000 रुपए मिले। तो ए को कितना लाभ मिला। देखो भाई ए को मिला 1/3 लाभ भाई पूरे लाभ का, और बी को मिला 1/4। तो अब लाभ कुछ ऐसा मानो जिसका 1/3 करना भी बड़ा आसान और 1/4 करना भी बड़ा आसान हो, यानी वो संख्या 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। तो मैं 12 मान लेता हूं, मैंने मान लिया मेरा लाभ 12 था। ठीक है, तो ए को कितना मिला भाई, ए को कह रहा है 12 का 1/3 कितना होता है भाई 4। बी को कितना मिला भाई, इस 12 का 1/4 कितना होता है भाई 3। तो बचा हुआ सारा सी को मिला होगा, 12 में से 4 ए को मिल गया, 3 बी को मिल गया, तो बच गए कितने 5। ये 5 मिला होगा सी को। लेकिन सवाल कह रहा है कि भाई सी को 5,000 मिला है, इस 5 की जगह आपको 5,000 दे रखा है, तो ए को भी इस 4 की जगह मैं कहूंगा 4,000 रुपए मिले होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी 4,000 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, 366 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है ताकि ए को बी तथा सी को मिलाकर मिलने वाली राशि का 1/2 के बराबर तथा बी को ए तथा सी को मिलाकर मिलने वाली राशि के 2/3 के बराबर राशि मिले। तो ए का भाग क्या होगा, ए का भाग ही पूछ रहा है, तो ये तो आपको इसी डाटा से मिल जाएगा। देखो पहली लाइन उसने क्या दी है, ए को बी तथा सी को मिलाकर मिलने वाली राशि का 1/2। देखो भाई बी और सी को मिलने वाली राशि, बी और सी को मिलाकर मिलने वाली राशि का 1/2 मिलेगा ए को,
यानी कि अगर बी और सी को मिलके अगर 2 मिल रहे हैं तो ए को मिलेगा 1, इसका यही तो मतलब हुआ। ठीक है, परसेंटेज के चैप्टर में ये सब चीजें की हमने। यानी कि अगर टोटल 3 थे तो 1 मिलेगा ए को और 2 मिलेगा बी और सी को मिलके, लेकिन टोटल तो 136 थे ना, 366 थे। तो भाई ए को मिल रहा है 1/3 हिस्सा, एक हिस्सा ए को, तो बी और सी को मिल रहे हैं 2 हिस्से, तो ए का हिस्सा तो 1/3 हो गया ना भाई टोटल में से। जब टोटल 3 थे तो ए को 1 मिला, बी और सी को 2 मिले, तो मैं कहूंगा ए को 1/3 मिल रहा है। लेकिन रुपए कितने हैं भाई 366, तो 366 का 1/3 मिलेगा। सो 1/3 कर दिया 366 का, कितना आ गया भाई 122। सो ऑप्शन बी 122 इज द राइट आंसर। ठीक है, इतने डाटा से ए का हिस्सा निकल रहा था, ये बाकी का उसने क्यों दिया आई डोंट नो, कि भाई बी को ए तथा सी को मिलाकर मिलने वाली राशि के 2/3 के बराबर राशि मिले। ठीक है, इस डाटा की जरूरत ही नहीं थी हमें, इस पूरे डाटा की, ऊपर से ही सॉल्व हो रहा था। चलिए भाई नेक्स्ट, 750 रुपए को ए बी सी तथा डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी तथा सी को मिलाकर जितना मिलता है उतना ही ए पाता है। ठीक है, बी को सी की अपेक्षा 125 रुपए अधिक मिलता है और डी को सी के बराबर पैसा मिलता है। देखो भाई 4 बंदे हैं, ए बी सी और डी। कह रहा भाई जितना बी और सी को मिला के मिलेगा उतना अकेला ए को मिलेगा। और दूसरी कंडीशन दी बी को सी से 125 रुपए ज्यादा मिलेंगे, और एक कंडीशन दी डी को सी के बराबर मिलेगा। तो मैंने मान लिया भाई सी को x रुपए मिल रहे हैं, तो उसने क्या दिया है डी को सी के बराबर मिलेगा, तो यानी डी को भी x मिलेंगे। फिर एक कंडीशन दी है बी को सी से 125 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो यानी बी को मिल रहे हैं x प्लस 125। फिर एक कंडीशन और दी है भाई बी और सी को मिलाकर जो मिल रहे हैं उतना अकेले ए को मिल रहा है। तो देखो बी और सी को कितना मिल गया x प्लस 125 और ये x, तो मैं कहूंगा ए को मिल गया 2x प्लस में 125, और ये सारा पैसा कितना है भाई 750 रुपए। तो इन सबको जोड़ दो आप, कितना बन गया भाई 2x, 1x ये रहा, 1x ये और 1x ये, तो टोटल बन गए 5x प्लस में 125 और 125 250। ये किसके बराबर दे रखा है 750, तो 5x बराबर हो गया 500 के। सो x का मान आ गया 100। आपसे पूछा क्या है a का अंश क्या है, तो a को मिल रहा है भाई 2x प्लस में 125, तो x की जगह 100 रख दो, तो मैं कह दूंगा भाई ये हो गया 200 प्लस में 125, कितना भाई 325, a को मिलेंगे 325 रुपए। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, ए किसी व्यवसाय में 64,000 का निवेश करता है, कुछ महीने बाद 48,000 रुपए लेकर बी उसके साथ सम्मिलित हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 के अनुपात में बांटा गया। तो बी कितने महीने के बाद सम्मिलित हुआ था। ठीक है, आपको बेसिकली ये निकालना है बी ने कितने महीनों के लिए पैसा लगाया। तो पहले भी बताया था भाई जो लाभ मिलता है साल के अंत में वो किस बात पर निर्भर करेगा, आपकी पूंजी कितनी थी और आपने कितने समय के लिए लगाया, यानी पूंजी गुना में समय, ये बताएगा आपको कि लाभ कितना मिलेगा। तो ये है आपका ए, ये है बी। ठीक है, तो जब सारा सवाल अनुपात में ही चल रहा है तो 64,000 और 48,000 से फर्क नहीं पड़ता, आपको बस ये देखना है कि दोनों किस अनुपात में है। ये 3 0 से 3 0 काट दूं तो भाई 16 का 3 गुना 48 और 16 का 4 गुना 64, तो मैं कह सकता हूं जो पूंजी लगाई थी वो किस अनुपात में थी भाई 4:3 में थी। 64,000 और 48,000 का अनुपात होता है 4:3, तो मैंने यहां पे लिख दिया ए और बी ने पूंजी 4:3 में लगाई थी। फिर ये बोला गया कि वर्ष के अंत में ये लाभ 2:1 में बटा, तो वर्ष के अंत में है तो ए ने तो पूरे 12 महीने पैसा रखा है, ये समय लिख देता हूं यहाँ पे, तो ए ने पूरे 12 महीने पैसा रखा है, और बी लेकिन लेट आया था तो बी ने कुछ कम दिन पैसा रखा है, तो मैंने मान लिया बी ने x महीने तक ये पैसा रखा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो भाई ए को समय गुणा पूंजी, ए का कितना हो गया भाई 48 और बी का कितना हो गया 3x, और ये आपको दे रखा है 2:1 में है, तो मैं कहूंगा 48 बटा में 3x बराबर है 2:1। 3 इसको काट देगा 16 पे, 2 इसको काट देगा 8 पे, तो x का मान कितना आ गया 8, यानी बी ने 8 महीने के लिए पैसा लगाया था। अब उसने सवाल क्या पूछा है, बी कितने महीने के बाद सम्मिलित हुआ था, तो बी का पैसा जब 8 महीने के लिए लगा है पूरे साल में,
तो यानी वो लेट आया था, तो कितना लेट आया होगा, वो 4 महीने लेट आया था। 4 महीने जब वो लेट आएगा तभी तो साल में उसको 8 महीने तक पैसा रखने का मौका मिलेगा। तो पूरे 12 महीनों में उसने आखिर के 8 महीने पैसा रखा, शुरू के 4 महीने वो नहीं लगाया था उसने अपना पैसा। तो उसने यही पूछा है कितने महीने बाद बी सम्मिलित हुआ था, तो मैं कहूंगा भाई ऑप्शन बी, 4 महीने बाद बी आया था। ठीक है, तो 4 मंथ्स मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए, आई होप आपको क्लियर होगा ये। चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।